नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा कि नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सहकारी समितियों के विकास की रीढ़। नाबार्ड के माध्यम से अब तक 8 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए किए गए हैं खर्च। केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को आंध्र, कर्नाटक से टमाटर खरीदने का दिया निर्देश। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रियायती कीमतों पर कराया जाएगा उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि छोटे किसानों के लिए सरकार लाई है नंद बाबा मिशन। मिशन के तहत किसानों को डेयरी खोलने के लिए 50% अनुदान देगी सरकार। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम में भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी बारिश की संभावना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश जारी रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए जब इतिहास लिखा जाएगा तब मोदी जी के 9 साल के शासन को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने देश के ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो, उस देश की कल्पना नाबार्ड के बिना की ही नहीं जा सकती। 4 दशक में और विशेषकर 3 दशक में नाबार्ड ने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, एग्रीकल्चर, इस देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं और 1.5 दशक से इस देश के स्वसहाय जुटों की विकास की रीढ़ की हड्डी नाबार्ड सिद्ध हुई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हमारे देश में शहरों के साथ साथ गांवों का विकास भी हो रहा है। गांव आधुनिक और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के हर व्यक्ति को, विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव इसके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी गतिविधि है जिसको कृषि से कभी अलग नहीं किया जा सकता। गांव के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विशेषकर माताओं को, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वसहाय जुटों के जो रचनाएं हुई, उनको अपने पैर पर खड़ा करना और स्वाभिमान के साथ समाज में प्रस्थापित करने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुग्ध समितियों के लिए माइक्रो एटीएम और रुपे किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया और ई रिसोर्स पोर्टल ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट की शुरुआत भी की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण विकास में नाबार्ड की सराहना करते हुए कहा कि 14% वृद्धि के साथ नाबार्ड ने अब तक 20 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास में फाइनेंस किए हैं, जिसके चलते पिछले 4 दशकों से नाबार्ड इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, कोऑपरेटिव संस्थाएं और 1.5 दशक से स्वयं सहायता समूहों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा नई दिल्ली में 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। नाबार्ड द्वारा डेयरी किसानों के लिए माइक्रो एटीएम की शुरुआत करने और किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की नाबार्ड के अध्यक्ष केवी शाहजी से। नाबार्ड बैंक अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस स्थापना दिवस के मौके पर साल भर में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैंक के अध्यक्ष
केवी साजी। सर, अगर बात करें 42 साल का शानदार इतिहास रहा है नाबार्ड बैंक का ग्रामीण और कृषि के क्षेत्र में तरक्की के मामले में, क्या आपका कहना है? जैसे 1982 में जब आरबीआई का जो कृषि और रूरल डेवलपमेंट का जो काम है नाबार्ड को सौंपा दिया था, उस टाइम से लेके आज तक 42 साल हो गया है। अभी तक हमने जो जैसे मंत्री जी ने बताया कि अब तक जो इंक्लूसिव फाइनेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा 3 चीज़ है, हमारा जो रीफाइनेंस का काम है, दूसरा चीज़ से डेवलपमेंट का काम है, तीसरा चीज़ से ये जो सुपरविजन का काम, बैंक जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कहते हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स का सुपरविजन करते हैं, ये सब डेवलपमेंट काम हम करते हैं। साथ ही साथ उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी हम काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो जैसे उनके देश में जितना जो लोग है उनका मांग क्या है वो असेस करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए हम सहकारिता जो बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक जो होता है उनके साथ काम करते हैं। और उनको जो लिक्विडिटी अगर पैसा चाहिए तो सब्सिडाइज फंड्स भी देते हैं। एंड उनका जो गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को देखने के लिए हमारा एक सुपरविजन काम भी है। आज तक हमने अभी तक 8 लाख करोड़ तक का जो बिजनेस है हम अभी पा चुका है। पिछले मार्च का आंकड़े अगर देखें तो उसमें से शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स भी है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का भी हम मैनेज करते हैं। उसमें से हम अब तक जो 4 लाख के करीब हमने उसे लोन दिया हुआ है। सो सारे प्रोजेक्ट्स ना अभी अच्छे चल रहा है। और अभी हमने एक टेक्नोलॉजी के रूप में हमने इस प्रोजेक्ट्स को जियो टैगिंग करने का जो काम भी शुरू किया है। गृह मंत्री जी ने मुख्य कौन सी जो नई कोऑपरेटिव स्कीम्स के तहत चलने वाली डिजिटल स्कीम्स का लॉन्चिंग किया है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं, पुरुषों और किसानों को फायदा देगी? आज अभी जो लॉन्च हुआ है, एक है किसान कार्ड, जो रुपए किसान कार्ड हर डायरी फार्मर्स को मिलवाना है। मतलब जो मिल्क सोसाइटी से जुड़े हुए जो भी किसानों डेयरी फार्मर्स है उन सभी को किसान कार्ड मिलना है। ये जो पहली का बात है। ये किसान कार्ड यूज करने के लिए जो ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमने जो माइक्रो एटीएम्स जो उधर स्वाइप करके माइक्रो एटीएम के थ्रू वो ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। तो हम हर मिल्क सोसाइटीज में कम से कम एक माइक्रो एटीएम लगाना चाहते हैं। उसका जो सैचुरेशन का काम आज घोषणा की है। नाबार्ड एक बैंक नहीं, एक विजन है, मिशन है। गृह मंत्री जी ने भी इसकी परिलक्षिता रखी है और इसका जो नाबार्ड का इतिहास देखे तो वो भी इसी को सार्थक करता है। क्या कहेंगे? गांव का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सख्त बनाना है, वो बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो डिजिटाइज करना, अब डिजिटाइजेशन के अलावा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंकिंग अगर करना है तो कॉस्ट कम करने के लिए तो डिजिटाइजेशन तो करना ही है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये थे नाबार्ड के अध्यक्ष केवी शाह जी, जिनका मानना है कि नाबार्ड न केवल एक बैंक है बल्कि सहकार से समृद्धि को आगे बढ़ाने का एक विजन और मिशन भी है, जो न केवल देश की 65% आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत कर रहा है बल्कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूती करने में अहम भूमिका भी निभा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरा बंसी डोगरा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ एनसीसीएफ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीदने और उन्हें दिल्ली एनसीआर सहित प्रमुख केंद्रों में वितरित करने का निर्देश दिया है, जहां पिछले 1 महीने में कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बुधवार को एक बयान में ये जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि टमाटर का स्टॉक इस सप्ताह शुक्रवार तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। वितरण के लिए लक्षित केंद्रों की पहचान पिछले 1 महीने में खुदरा कीमतों में अधिकतम वृद्धि के आधार पर की गई है, जहां कीमतें अखिल भारतीय औसत से ऊपर हैं। राज्यों में टमाटर की खपत वाले मुख्य केंद्रों की पहचान की गई है। इन केंद्रों की पहचान पुख्ता कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है। भारत में टमाटर का उत्पादन अलग अलग मात्रा में लगभग सभी राज्यों में होता है। अधिकतम उत्पादन भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में होता है, जो अखिल भारतीय उत्पादन में 56% से 58% का योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि किसानों को 25 पशुओं की डेयरी खोलने के लिए सरकार 50% अनुदान देगी। छोटे किसानों के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नई योजना सरकार लाई है। योजना के तहत देसी नस्ल के 25 गौ पालन पर कुल लागत का 50% अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाएगा। योजना की कुल लागत 47 लाख रुपए रहेगी। कृषक को 10% ही मार्जिन मनी के रूप में लगानी पड़ेगी। शेष बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकेगा।
पशुधन मंत्री ने कहा है कि विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में लघु पशु योजना अंतर्गत 5 नवीन योजनाओं का प्रारंभ किया जा रहा है और इसके अंतर्गत उत्तराखंड से उन्नत किस्म के मेड़ खरीद के भेड़ पालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। भेड़ पालकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बकरियों में कृत्रिम गर्भधान के माध्यम से नस्ल सुधार की योजना है। लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बकरी पालन, सुकर पालन की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 10,000 से कम मूल्य वाले कृषि यंत्रों का विभिन्न जिलों में स्टॉल लगाकर किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पात्र लाभार्थी किसानों को बिना किसी असुविधा के कृषि यंत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए फील्ड से संबंधित सभी संयुक्त निदेशक समय समय पर स्थलीय निरीक्षण करें। शाही बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक कर कहा कि सब्सिडी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन एवं बिल अपलोड होने के बाद ही ये यंत्र दिए जाएंगे। जो किसान इसके लिए पंजीकरण करेंगे वे अतिशीघ्र अपने कृषि यंत्र क्रय कर लें, अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। और साथ ही दर्शन पोर्टल के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेसी को रोकने के लिए कृषि यंत्रों को लेने वाले किसानों की मॉनिटरिंग की जाएगी। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सहकार से समृद्धि के जरिए महिला किसानों को डेयरी से जोड़कर उनका आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। एनडीडीबी की 22 प्रोड्यूसर डेयरी कंपनियों से किस तरह से देश आत्मनिर्भर बन रहा है और महिलाओं का किस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक सीपी देवानंद से। ग्रामीण भारत में किसानों की आर्थिक तरक्की में कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड लगातार काम कर रहा है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक सर्विस सीपी देवानंद मौजूदा। ये बात करते हैं सर, अगर बात करें एनडीडीबी की तो एनडीडीबी की कितनी अभी डेयरी चल रही है देश भर में और कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं तकरीबन? एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज एनडीडीबी के होल्डिंग ऑन सब्सिडरी है, एक सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और आज तक हमने 22 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज सेटअप की है जिसके साथ लगभग 9 लाख किसान भाई जुड़े हुए हैं और उसमें कुछ 70% महिला मेंबर हैं। इससे किसानों की तरक्की में हम कितना बदलाव दे रहे हैं? मिल्क एडल्ट्रेशन की बात हो तो उसमें कितना सुधार देख रहे हो? किसानों को दूध अच्छे दाम पर बिकने की एक सुविधा उपलब्ध करवाएं, उसके संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण देख रहे ये मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जहाँ भी सेटअप हुए हैं वहाँ पे किसान मेंबर्स को मार्केट लिंकेज जो एक फॉरवर्ड एक्सेस जो मिल रहा था, मार्केट एक्सेस जो मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था और बीच में जो दूधिया जो बोलते हैं या जो मिडिलमैन में जो होते हैं वो उसका लाभ उठा रहे थे। और जब प्रोड्यूसर कंपनी आ गई जिस जगह पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो जगह जो बोलते हैं वहाँ पे जब से ये लोग हमारे कंपनी सेटअप हुए हैं तो किसान के खाते में डायरेक्टली पेमेंट जाता है। तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो जब दूध होल्ड करते हैं तो मतलब 10 या 15 सेकंड के अंदर ही उनके मोबाइल पे वो SMS आ जाता है कि दूध कितना डाला है और उसका जो फैट एसिड क्या है और उसका खाते में कितना पैसा जमा हो जाए। जो भी मिल्क हम लेते हैं प्रोक्योरमेंट के पहले उसका फैट एसिड का टेस्ट होता है, एडल्ट्रेंट का टेस्ट होता है, वो सब टेस्टिंग होने के बाद ही हम दूध इकट्ठा करते हैं। फिर बात करें और अब जम्मू कश्मीर के बारामूला के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। जिले में खेती बाड़ी तो काफी समय से होती है लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती है। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी फार्मिंग शुरू की। अब इलाके के एक युवा आबिद हुसैन भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। उनका काम भी काफी आगे बढ़ा है। बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में इस बात का जिक्र करते हुए आबिद हुसैन की जमकर तारीफ की थी।
जब उन्होंने मेरा नाम लिया है अपने प्रोग्राम में मन की बात में, तो मुझे हौसला अफजाई मिली, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगा कि मैं इस काम को और बढ़ाऊं, इन फ्यूचर में उसको बड़ा करूं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अभी 10 गाय है मेरे पास, आगे इन फ्यूचर मेरा प्लान अब ये रहा है कि मैं इसको मेगा यूनिट इस्टेब्लिश करूं, जैसे कि RGM आता है, बहुत सारे स्कीम्स आता है, उनके अंडर में शिरकत करूं और मैं अपना जो डेयरी फार्म है उसको मैं बड़ा कर सकूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2021 मैंने ये डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर देखा कि कश्मीर में हमारे जो सबसे बड़ा सोर्स जो लैंड है हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम डेयरी फार्मिंग में ही काम करें। फिर मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि अगर हम दूसरी बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स जो डेयरी फार्म के लिए, चाहे एग्रीकल्चर चाहे हॉर्टिकल्चर, उसके लिए जो मेन सोर्स होना चाहिए वो है ज़मीन। तो वो हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है, ईजी अवेलेबल। तो मैंने उसी का फ़ायदा देखकर मैंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में काफी अधिक मात्रा में बारिश हुई है। सबसे अधिक नुकसान अंबाला जिले में हुआ है। 40 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाने का काम लगातार जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम में बहुत भारी बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो विशाखापट्टनम में अगले 2 दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन 2 दिनों के बाद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि दिल्ली में आज भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि शनिवार और रविवार को अच्छी बरसात होने की संभावना है। वहीं देहरादून में मौसम विभाग ने कहा है कि आज नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 तारीख में अगर भारी वर्षा की बात करें तो उसमें देहरादून है, या आपका टेहरी, पौड़ी और नैनीताल, उधम सिंह नगर और इवन थोड़ी बहुत संभावना मैं कहूँगा कि हरिद्वार में भी बन रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन तक संभावना है एका दुक्का जगहों में। और फिर 13 तारीख के लिए जो हमने उसका वार्निंग का स्तर, तो उसको येलो में ही हम अब कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी थोड़ी कम हो ही गई है जो है। और साथ ही जो वार्निंग का स्तर है तो 15 से हम फिर से वापस इसको जो है ऑरेंज कलर जो है वो कर दे रहे हैं। 13-14 को जैसे मैंने बोला येलो में ही रहेगा। थोड़ा सावधानी वाचफुल रहना लोगों को। और बात करें असम में, तो असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से 7 जिलों में 58,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं कोकराझार, चिरांग, बोंगई गांव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय जल आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बारिश के कारण दिसांग नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या 7 जिले हैं, जिनमें विश्वनाथ, दरांग, धेमाजी, लखीमपुर, कोकराझार, तामुलपुर शामिल हैं। असम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से कुल 58,486 से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं लखीमपुर में 4 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। NDRF, SDRF समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। बुधवार को सरसों के सौदों में कमजोरी देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 113 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। एग्वाक नेट के मुताबिक यहां 11 जुलाई को सरसों का भाव 4,888 रुपए था, जो 12 जुलाई को 4,775 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी कमजोरी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 11 जुलाई को सरसों 4,750 रुपए क्विंटल पर बिकी। 12 जुलाई को 20 रुपए गिरकर इसका भाव 4,730 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 11 जुलाई को सरसों का भाव 5,580 रुपए था, जो 12 जुलाई को 55 रुपए घटकर 5,525 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में बढ़त के साथ सौदे हुए। यहाँ 11 जुलाई को सरसों का भाव 5,450 रुपए था, जो 12 जुलाई को 5 रुपए की मामूली तेजी के बाद 5,455 रुपए क्विंटल हो गया। इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे गिरावट के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 11 जुलाई को मूंग का भाव 8,250 रुपए रहा। 12 जुलाई को ये 50 रुपए घटकर 8,200 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 11 जुलाई को मूंग का भाव 7,765 रुपए था, जो 12 जुलाई को 5 रुपए गिरकर 7,760 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भी मूंग के कारोबार में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 11 जुलाई को मूंग का भाव 7,955 रुपए था। 12 जुलाई को यहाँ भी इसका भाव 5 रुपए टूटकर 7,950 रुपए क्विंटल पर रह गया। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 11 और 12 जुलाई को इसका भाव 8,560 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल के किसान अदरक के खेतों को जल जमाव से बचाने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ अदरक की जड़ों को सड़ने से बचाने के लिए किसान मेटलैक्सिल को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल में किसान सोयाबीन की बुआई फिलहाल रोक दें। इसकी बुआई मौसम साफ होते ही करें। अगर बुआई पहले ही हो चुकी है तो इनके खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। पश्चिम बंगाल में मिर्च को फल सड़न रोग से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल में टमाटर में लीफ माइनर को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मॉनसून पश्चिम बंगाल में पहुंच चुका है, ऐसे में धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही जमीन को तैयार करने के लिए गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। ओडिशा में खरीफ धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित कर लें। ओडिशा में 4 या 5 महीने पुराने गन्ने की फसल को हवा या आंधी से बचाने के लिए बांधने की पहली प्रक्रिया कर लें। साथ ही गन्ने में कीड़ों के संक्रमण को कम करने के लिए फिप्रोनिल को पानी में मिलाकर छिड़कें। ओडिशा में बैंगन और भिंडी में फल और तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इसमें नीम आधारित कीटनाशक स्प्रे करें। ओडिशा में टमाटर को मुरझा रोग से बचाने के लिए नीम या करंज की खली लगाएं।
ओडिशा में करेला, खीरा और अन्य कद्दू वर्गीय फसलों में विभिन्न वायरल रोगों को नियंत्रित करने के लिए एवामैक्टिन प्रयोग करें। और खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब देखते हैं कुछ और खास खबर। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 26 घंटे की उल्टी गिनती गुरुवार को दोपहर 1:05 पर शुरू हुई। इसरो के वैज्ञानिक LVM-3 रॉकेट से शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को मणिपुर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों द्वारा जबरन वसूली के एक मामले में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। आरोपी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को बढ़ाने के मकसद से पैसा जुटा रहे थे। फिलहाल इस संबंध में जांच जारी है और इससे जुड़े अन्य लोगों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार की रात लेह में भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लंदन में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य भारत और AFTA के बीच एक निष्पक्ष, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और व्यापक व्यापार समझौता करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में भाग लेने के लिए कोलंबिया के कार्टाजेना में भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य मंत्री श्रीपाद वाई नायक की उपस्थिति में स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्घाटन किया। और देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP मई में 5.2% बढ़ा है। अप्रैल में IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 4.2% की दर से बढ़ा था, जबकि पिछले साल मई में ये 19.7% बढ़ा था। NSO ने बताया है कि विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन मई महीने में 5.7% बढ़ा और इसी तरह से खनन क्षेत्र के उत्पादन में 6.4% और बिजली के क्षेत्र के उत्पादन में 0.9% की वृद्धि हुई है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।